हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर्स टॉप। सो गाइस, हमारा यूपीएससी ईपीएफओ का रिवीजन सीरीज अच्छा खासा चल रहा है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस की कुछ लेटेस्ट स्कीम्स को आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। फ्री में आपको जो है वीडियोस और पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, इंडस्ट्रीज में सिर्फ हम ये बात नहीं कर रहे मैन्युफैक्चरिंग की, जो भी आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी सेक्टर्स है उनसे रिलेटेड जो भी स्कीम्स, इनिशिएटिव्स हमारे उसके अंदर थे, करंट अफेयर के अंदर थे, वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो एंड तक आप इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि उसके बिना जो है आपका कंटेंट छूट जाएगा और आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सभी लेटेस्ट स्कीम को हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं ब्लू इकोनॉमी से। ब्लू इकोनॉमी क्या है, कंसेप्ट कहाँ से ये आया था, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो क्या हुआ था, बेसिकली 2018 जो नवंबर का टाइम पीरियड था, उस टाइम सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी की बात की गई। ब्लू इकोनॉमी क्या है कि जब आप ओशन के रिसोर्सेज को यूज़ करके, फिशेज यूज़ हो सकती है, प्लांट्स यूज़ हो सकते हैं, जो मिनरल्स उसके अंदर मिलते हैं, उन सारी चीज़ों को यूज़ करके जब आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं तो हम उसे ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो 2018 में नैरोबी केन्या के अंदर जो है स्पेसिफिकली सबसे पहले सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी का कंसेप्ट आया था। फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई थी। और एक पॉइंट आपको याद रखना है, कॉन्फ्रेंस का नाम तो ये हो गया कि केन्या के अंदर हुई थी। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि जो सोवरेन ब्लू बॉन्ड थे वो कौन सी कंट्री ने फर्स्ट टाइम लॉन्च करे, तो सीएचएल्स जो है वो कंट्री है जिसने कि सोवरेन ब्लू बॉन्ड सबसे पहले इशू करे हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा प्रीलिम्स के। ठीक है, अब ये जो ब्लू बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, ये है क्या, बेसिकली किस तरीके से हम ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो देखिए, जो ब्लू बॉन्ड होता है वो एक तरीके का डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब कि एक तरीके का ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि गवर्नमेंट्स के थ्रू इशू किया जाता है, या फिर डेवलपमेंटल बैंक जो भी किसी कंट्री के अंदर है उनके थ्रू इशू किया जाएगा, ताकि जो इन्वेस्टर्स है जो कि ब्लू इकोनॉमी के अंदर जाके ओशन रिसोर्सेज के ऊपर जाके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको कैपिटल रेज हो सके। क्योंकि देखिए, यहाँ पे क्या है, कई लोगों को खतरा होगा कि क्या हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, हमें ये प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके से उनको हेल्प करने के लिए डेब्ट इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, जिसको कि ब्लू बॉन्ड का नाम दिया गया, जो कि बेसिकली स्पेसिफिकली मैराइन और जो ओशन बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको फाइनेंस करेगा। तो आपका ब्लू बॉन्ड का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे काम क्या होंगे। तो काम जो है वो बेसिकली क्या है कि जो मैराइन प्रोटेक्टेड एरियाज है उनको एक्सपेंड करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, और जितना एक्सप्लोरेशन किया जा सकता है, ब्लू इकोनॉमी को जितना बढ़ाया जा सकता है वो उतना बढ़ाना है। ब्लू बॉन्ड जो है वो किससे इंस्पायर्ड है, तो जो ग्रीन बॉन्ड्स बनाए गए थे उससे ही इंस्पायर्ड जो है वो ब्लू बॉन्ड है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको अपने प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। अब देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है वो ब्लू इकोनॉमी के अंदर होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की। तो जो भी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री के अंदर होंगे वो सस्टेनेबल मैराइन एनर्जी की फॉर्म में हो, जैसे कि वेव्स एनर्जी हो गई, टाइडल एनर्जी हो गई। तो उन तरीके की एनर्जी को यूज करके, एक रिन्यूएबल फॉर्म की एनर्जी को यूज करके जो है आगे ब्लू इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाएगा। फिशरीज को देखिए, जितनी भी फिशरीज जो है वो कैप्चर की जाएंगी, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग के लिए हो या फिर वो मेडिसिन पर्पस के लिए हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू से जनरेट होगा। तो मोर फिश होगी तो उसमें रिस्टोर मतलब जो फिश स्टॉक होगा वो हमारा इंक्रीज होगा और उससे रेवेन्यू ज़्यादा होगा, जिससे कि ब्लू इकोनॉमी का होगी हमारी जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करेगी। फिर मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो देखिए, सबसे जो चीप लेवल का यहाँ पे देखा जाता है, और जो 80% इंटरनेशनल गुड्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट किससे होते हैं, सी से होते हैं, मेरीन रूट से होते हैं आपके। तो इससे मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट को भी आगे बढ़ावा मिलेगा। टूरिज्म सेक्टर जो है, जब इस तरीके की इकोनॉमी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। क्लाइमेट चेंज है, ओशियंस जो होते हैं वो ब्लू कार्बन का, मतलब एक कार्बन सिंक होता है, जितना भी कार्बन इन्वायरमेंट के अंदर होता है उसको कैप्चर करके ओशियंस के अंदर डाला जाता है थ्रू टेक्नोलॉजीज, उसको ब्लू कार्बन कहा जाता है। तो ये ओशियंस जो होते हैं वो क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस पार्ट फिल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो जो बेटर वेस्ट मैनेजमेंट होती है वो लैंड में होती है, जिससे कि ओशियंस जो है वो रिकवर कर सकते हैं। ये भी आपका ब्लू इकोनॉमी के पार्ट के अंदर आएगा। अब आता है नेक्स्ट प्रीलिम्स का पॉइंट कि अगर हम बात करते हैं कि ओशन के जो रिसोर्सेज हैं हम इतना उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो जीडीपी में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। तो ये आपका प्रीलिम्स का पॉइंट हो गया। 3 to 5% जो ग्लोबल जीडीपी होती है वो ओशन से डिराइव्ड होती है। उसी के साथ ये तो वही पॉइंट्स हो गए सिंपल। नेक्स्ट वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ब्लू इकोनॉमी है, जो कि मतलब ओशन के सेक्टर है, वो नेक्स्ट सनराइज सेक्टर है। अब आप मुझे
कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस टाइम में जब हम ये वीडियो बना रहे हैं या फिर आपने जो अपनी एनसीईआरटीज़ पढ़ी होंगी तो सनराइज सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज आती है, कौन सा सेक्टर आता है, कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर मेंशन कीजिए जस्ट फॉर योर रिवीजन। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, डायरेक्टली आपसे ये पूछा जा सकता है कि नेक्स्ट सनराइज सेक्टर कौन सा है, तो वो आपका मेरीन सेक्टर हो जाएगा या फिर ब्लू इकोनॉमी हो जाएगी। ये वाला पॉइंट प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है ये बेसिकली क्या है कि मेरी अभी मैं कुछ अपनी वीडियोस में नया कंटेंट डालने लगी हूँ कि जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं उसको मैं एक स्लाइड में समराइज करती हूँ ताकि वो आपके रिविजन के लिए ईजी रहता है। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये इस स्लाइड के अंदर समराइज है। इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में फ्री पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं गिग इकोनॉमी को। तो गिग इकोनॉमी क्या है बेसिकली, देखिए एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे किसी पर्सन को फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए ना किया जाए, कुछ घंटे के हिसाब से, कुछ सीजन के हिसाब से, कुछ स्पेसिफिक काम के लिए हायर किया जाता है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वर्कर्स को शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट के लिए जब हायर किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, उसको वर्क प्रोवाइड किया जाता है तो उसको गिग इकोनॉमी कहते हैं। जैसे कि आप डेवलप कंट्रीज में देखते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई नोन है, अगर वो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या न्यूजीलैंड कहीं भी रह रहा होता है तो आप उनसे बात करते हैं तो वो आपको बताते हैं कि यार मेरी अभी 3 घंटे की नौकरी है, 4 घंटे की नौकरी है या फिर 1 हफ्ते की नौकरी होती है और उसी से उनको उनकी मतलब जो सैलरी है वो मिल जाती है। तो वो क्या होती है, गिग इकोनॉमी होती है। तो हमारी कंट्री के अंदर भी अब जो गिग इकोनॉमी का इकोसिस्टम है वो बनना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो प्रीलिम्स के लिए फैक्ट देखना है वो ये देखना है कि 56% जो न्यू एम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर जनरेट हो रही है एस्टिमेटेड, वो गिग इकोनॉमी से हो रही है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है लोअर वर्कर्स को या फिर हायर मैनेजरियल पोस्ट जो है उनमें हायर किया जा रहा है वर्कर्स को, दोनों ब्लू कॉलर और जो व्हाइट कॉलर जॉब्स जो होती है उन्हीं में गिग इकोनॉमी आ गई है। मतलब दोनों तरीके के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको यहाँ पे हायर किया जाता है। क्या रीजन है ऐसा कि जिसकी वजह से इतना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है? तो यहाँ पे सबसे पहले एक तो चीज है कि अभी जितना डिजिटल इंडिया के ऊपर फोकस किया जा रहा है तो यहाँ पे कोई भी जो वर्कर है उसको ये नहीं है कि यार मतलब इतना सारा टाइम स्पेंड करके, इतने किलोमीटर ट्रैवल करके जो है आप अपने ऑफिस में जा रहे हैं, वहाँ पे टाइम करना है। कई माइग्रेशन के इशू होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो इस तरीके के जो इश्यूज है उनको ख़त्म करने के लिए, ताकि कोई भी जो एम्प्लॉय है वो ज्योग्राफी से बाउंड ना हो, उसको जो प्रोजेक्ट है, जो टैलेंट है अगर उसके अंदर, तो उसको वो कहीं भी मिल सके और ऊपर से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बेस्ट जो टैलेंट है उसको सिलेक्ट कर सके। इस वजह से गिग एम्प्लॉय जो गिग इकोनॉमी है उसको इतना ज़्यादा बूस्टअप मिल रहा है। ठीक है, एक जो फैक्ट आपको दूसरा याद रखना है वो ये याद रखना है कि अभी तक जो गिग इकोनॉमी के मतलब गिग ऑर्गेनाइजेशंस जो थी वो ज़्यादा से ज़्यादा बेंगलुरु के अंदर थी, बट बेंगलुरु से अब वो शिफ्ट होकर टॉप डेस्टिनेशन क्या बन चुका है, दिल्ली बन चुका है। तो दिल्ली में इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि गिग इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं और बता दूं कि कल जो है हमारा एक वीडियो आने वाला है, अभी तक प्रिपेयर हो चुका है वीडियो। तो लेटेस्ट जो भी करंट अफेयर है, करंट अफेयर के बारे में मैं सारे आपके डाउट्स उसमें क्लियर करूँगी। बहुत इंपॉर्टेंट वो आपके लिए वीडियो होने वाली है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो उसी से कनेक्ट करके इस लेटेस्ट स्कीम में मैंने करंट अफेयर को डाला, वो कल आप वीडियो देख के समझ ही जाएंगे। तो इस वजह से इस वीडियो की एक एक स्कीम को आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, उसी के बाद जो है प्रॉब्लम क्या है, अगर गिग इकोनॉमी इतनी अच्छी है कि किसी को ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को भी बेस्ट टैलेंट मिल रहा है, तो प्रॉब्लम यह है कि जो गिग इकोनॉमी है वो लार्जली अनरेगुलेटेड है। अभी जैसे हमारी कंट्री के अंदर अभी इनफॉर्मल लेबर्स होते हैं ना, इनफॉर्मल सेक्टर होता है, उसी तरीके से जो गिग इकोनॉमी के अंदर वर्कर्स होते हैं उनकी लिटिल जॉब सिक्योरिटी होती है। क्योंकि यार अगर मान लीजिए कि 1 हफ्ते के लिए भी आपको हायर किया जा रहा है, अगर मान लो उनको आपका काम नहीं पसंद आ रहा है, वो आपको हटा के दूसरे बेस्ट टैलेंट को ले लेंगे ना। तो इस तरीके से आपकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। और यहाँ पे बेनिफिट्स की भी बात करते हैं तो उनको बहुत कम बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कोई भी जो है इनफॉर्मल लेबर की तरह आपको नहीं मिलेगी, ना कोई सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, ना इंश्योरेंस मिलेगी। तो इस तरीके से ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इस वजह से जो है टेक कंपनीज जो है वो अभी आ रही है, कह रही हैं कि मतलब कि हम जॉब सिक्योरिटी भी गिग इकोनॉमी के वर्कर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपका गिग इकोनॉमी का स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस अमेंडमेंट रूल 2018। ये क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो टर्शरी सेक्टर है हमारा उसके अंदर आईटी सेक्टर आ जाता है आपका, और टर्शरी सेक्टर अगर है तो ये आपका इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हो गया, तो आपके लिए ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि इस वजह से आईटी एक्ट 2018 के अंदर चेंजेस किए गए, क्योंकि अभी हम पिछले 4-5 साल से अपनी कंट्री के अंदर सिनेरियो देख रहे हैं कि ये
जो रीजनल चीज़ें होती है, रिलीजन को लेके चीज़ें होती है, कास्ट को लेके चीज़ें होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हेट न्यूज़, फेक न्यूज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो इन सब के ऊपर रेगुलेट करने के लिए इस अमेंडमेंट को लाया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली जो सोशल मीडिया के इंटरमीडिएट्स होंगे, मतलब ये एक तरीके क्या होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं जो सोशल मीडिया अपने प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स पे हायर करती है। तो वो कुछ रूल्स को पब्लिश करते हैं, प्राइवेसी पॉलिसीज़ को पब्लिश करते हैं, जिससे कि जो मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन ऐसे ऑनलाइन मटेरियल में एंगेज हो रहा है जो कि पीडोफिलिक है। पीडोफिलिक का क्या मतलब है कि जो बच्चों के लिए सही नहीं है। जैसे आप देखते हैं ना कि कई वीडियोस जो होते हैं, कई कंटेंट होता है, उस पर लिखते हैं कि 18 साल से कम उम्र के ना देखे, या इस तरीके का होता है। तो उसमें बच्चों के अंदर तो वैसे ही वो रहती है इतनी ज़्यादा कि क्या है ये करके, तो वो तभी उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके अंदर जो है अनवांटेड मटेरियल होता है जो बच्चों के लिए सही नहीं है। तो इस तरीके का कोई कंटेंट है, कोई पोर्नोग्राफी है, हेटफुल है, मतलब कि रिलीजन को लेके कोई एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के ऊपर बोल रहा है, इस तरीके की हेटफुल चीज़ें हैं। एथनिकली, रेस के ऊपर है, ऑब्जेक्शनेबल है, इन्वेजिव ऑफ प्राइवेसी, आप किसी की चैट्स को लीक कर रहे हैं, किसी की फोटोज़ को लीक कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है वो आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स के अंदर अब बैन करी गई है, इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो क्या यहाँ पे प्रोविजंस दिए गए, एक तो ये कहा गया कि अगर मान लीजिए कि कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी होती है तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी ऑनलाइन इंटरमीडिएट्स को, वो विद इन 72 आवर्स जो है वो गवर्नमेंट एजेंसीज को प्रोवाइड करनी होगी। अगर वो ऐसा कुछ पूछती है, किसी भी वजह से कोई ऐसी एक्टिविटी होती है, तो एक तो ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि 72 आवर्स के अंदर इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर दी, पर वो इन्फॉर्मेशन उनको कब तक स्टोर रखनी पड़ेगी। तो देखिए, अगर कोई इस तरीके का इंसिडेंट होता है या इंसिडेंट होता भी नहीं है, बट आपको ये जानना है कि इस चीज़ का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से प्रॉब्लम शुरुआत हुई, तो एटलीस्ट 180 डेज के लिए जो ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है या उसका एसोसिएटेड रिकॉर्ड्स होता है, वो उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, इंटरमीडिएट को मेंटेन करना होता है फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पस। तो ये वाले पॉइंट भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और उसी के साथ जो है इंटरमीडिएट को ये भी कहा गया है कि अगर उनको ऐसा लगता है कि कोई अनलॉफुल इन्फॉर्मेशन है, कोई हेट कमेंट्स है, कोई रिलीजन प्रोवोकिंग चीज़ें हैं, या फिर जो किसी बच्चे के लिए कोई चीज़ सही नहीं है, तो अगर वो चाहते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करके रिमूव कर सकते हैं। ये पावर भी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उनको दे दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल मिनरल पॉलिसी के बारे में। मिनरल सेक्टर अगेन आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से एसोसिएटेड हो गया, प्राइमरी सेक्टर में भी आ जाएगा, क्योंकि अगर एक्सप्लोरेशन की बात हो रही है तो ये इसके लिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 की गई है, उसमें जो फर्स्ट प्रोविज़न है वो ये है कि राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल दिया गया है आरपी होल्डर्स को। आरपी होल्डर्स क्या होते हैं, जो वहाँ पे रेजिडेंशियल परमिट होल्डर्स होते हैं, जो कि पहले से ही वहाँ पे जो एस्टेब्लिशमेंट है वो रुकी हुई है। तो आगे जो प्राइवेट सेक्टर है तो या फिर जो और आने वाली एस्टेब्लिशमेंट है, उनको मौका नहीं मिल पाता कि वो भी उस सेक्टर के अंदर घुस के अपना एक्सप्लोरेशन कर सके। तो इस वजह से राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल जो है पहले उनको नहीं मौका दिया जाएगा, औरों को भी मौका यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद जो है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर देखिए, ये वाला जो माइनिंग का लॉ बना था ना, इसके ऊपर बहुत इशू हुए थे, इन्वायरमेंट वाले इशू भी हुए थे। और आप ये देखिए कि इस पूरी ही जो मैं अभी आपको कंटेंट बताऊंगी, प्राइवेट सेक्टर कर रखा है, मतलब प्राइवेट सेक्टर को इतने सारे राइट्स दे रखे हैं, तो उससे हमारा इन्वायरमेंट पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज हो ही रहा है, वहाँ के जो रिसोर्सेज है वो भी जल्दी डिप्लीट होंगे, तो आगे वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेज नहीं रहेंगे। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया था, तो आपके लिए ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर जो है उसको कहा गया कि एक्सप्लोरेशन आपको करनी है, वहीं पे जो माइनिंग एंटिटीज़ है उनको मर्ज करने की, एक्विजिशन करने की प्राइवेट सेक्टर के थ्रू ही, ये याद रखना है, एंकरेजमेंट की गई है। उसी के साथ जो है बाद में कहा गया कि एक डेडिकेटेड हम मिनरल कॉरिडोर्स को फॉर्म करेंगे, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो उस माइनिंग एरिया, देखिए यहाँ पे कॉरिडोर्स का क्या मतलब ये एक स्पेसिफिक एरिया है, यहाँ पे जो मिनरल रिसोर्स था वो ज़्यादा मिल रहा था, तो यहाँ पे एक कॉरिडोर बना दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर जो है वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट करना चाहे और इसको एक्सप्लोर करना चाहे। तो इस तरीके के कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। वहीं पे 2019 जो पॉलिसी है उसमें जो इंडस्ट्री का सेक्टर है वो माइनिंग एक्टिविटी को दे दिया गया है। ये वाला पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, ताकि जो माइनिंग सेक्टर है आपको पता चल सके कि इंडस्ट्री है। तो डायरेक्टली प्रीलियम में भी आपसे पॉइंट पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसको अब इंडस्ट्री का स्टेटस दे दिया गया है, तो वो है माइनिंग की एक्टिविटी, ताकि फाइनेंस जो है वो बूस्टअप करा जा सके प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें जो है लॉन्ग टर्म इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है उसका भी मेंशन किया गया है। वही अगेन की जो प्राइवेट सेक्टर है वो फिर उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा कि अच्छा ठीक है, इतना लंबा खासा टाइम पीरियड एक पॉलिसी बनाई जा रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को तो यही करना है ना, इंटरनेशनल लेवल पे भी करना है, डोमेस्टिक लेवल पे भी करना है। तो उनकी जो प्लानिंग है और बिजनेस में स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा मिल सके, तो इस वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी बनाई गई है। उसी के साथ जो पॉलिसी है उसको रेशनलाइज करने की बात की गई है रिजर्व एरियाज में गिवन टू PSU। तो यहाँ पे कहा गया
कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनको जो भी रिजर्व एरियाज दिए गए थे उनको रैशनलाइज करने की बात की गई है। मतलब सारे पीएसयूज को मत दो, प्राइवेट सेक्टर को भी आने दो, उनको भी इन्वेस्टमेंट करने दो। अगेन मोर अपॉर्चुनिटी टू प्राइवेट सेक्टर। तो इस पूरी ही लॉ के अंदर आपका प्राइवेट सेक्टर भरा हुआ है अच्छी तरीके से, ठीक है। उसी के बाद ये जो पॉलिसी है ये मेंशन करती है कि हमें जो टैक्सेस है उनको हार्मोनाइज करना चाहिए, और ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी हेल्प हो सके। और वहीं पे इंटर जनरेशनल इक्विटी, मतलब घूम फिर के लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट दे दिया गया कि ठीक है, आप जब प्राइवेट सेक्टर जो है वो हमारे क्लाइमेट को बिल्कुल ख़राब कर चुका होगा, सब कुछ ख़राब कर चुका होगा, उसके बाद हम एक छोटा सा पॉइंट इकोसिस्टम का दे देंगे कि हमें सिर्फ ये नहीं है कि जो अभी जनरेशन है उसी के लिए काम करना है, मतलब सिर्फ हमें वेलबींग ऑफ प्रेजेंट जनरेशन के बारे में नहीं सोचना है, जो अपकमिंग जनरेशन है उसके बारे में भी सोचना है। ये एक छोटा सा पॉइंट इसमें मेंशन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन से जो ये स्पेसिफिक है तो जानना है कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब हुआ था, उसके अंदर क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड में क्या था और अब फोर्थ में क्या है। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो 18th सेंचुरी के अंदर आया था उसमें स्टीम इंजन को यूज़ करके जो है वो मैकेनाइजेशन किया गया था। मैकेनाइज्ड रेवोल्यूशन आया था किसको यूज़ करके, स्टीम इंजन को यूज़ करके, ठीक है। इस तरीके का जो ट्रेन के इंजन हुआ करते थे। नेक्स्ट आया सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि 1920th सेंचुरी के अंदर आया। यहाँ पे किसका यूज़ किया गया, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया गया। तो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड मास प्रोडक्शन रेवोल्यूशन किया गया। थर्ड आगे कंप्यूटर का यहाँ पे एंट्रेंस हुई। तो लेटर हाफ जो 20th सेंचुरी की थी, थर्ड रेवोल्यूशन के अंदर कंप्यूटर और इंटरनेट बेस्ड नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो थी वो मार्केट के अंदर आ गई थी। और जो अभी हम ला रहे हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं अर्ली 21st सेंचुरी में, यहाँ पे बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इंटरनेट ऑफ थिंग बेस्ड मतलब हाइपर कनेक्टिविटी रेवोल्यूशन को लाया जा रहा है। ये वाले चीज़ें, ये वाली स्लाइड बिल्कुल अच्छी तरीके से रट लीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये लॉन्च किसके थ्रू किया गया है, ये वाला पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसने फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को इंडिया के अंदर लॉन्च किया है। यहाँ पे बेसिकली ये जो सेंटर है मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसका एम क्या है कि गवर्नमेंट और जो बिजनेस लीडर्स है उनको एक साथ लेके आना, ताकि जो टेक्नोलॉजी पॉलिसीज है उनको एमर्जिंग जो है उनका पायलट किया जा सके, उनकी स्टार्टिंग की जा सके। यहाँ पे जो मतलब फोकस लिया जाएगा अभी वो सिर्फ 3 चीज़ों पर दिया जाएगा। एक तो ड्रोन सेक्टर के ऊपर कि ड्रोन्स को आप कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर और ब्लॉकचेन के ऊपर। ये वाला जो है ये आपका साइंस से भी रिलेटेड हो गया, इंडस्ट्रीज से भी रिलेटेड हो गया, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसी के साथ आपको ये याद रखना है कि ये जो सेंटर बनाया जा रहा है जहाँ पे कि बिजनेस लीडर्स और गवर्नमेंट को लाया जाएगा वो कहाँ पे होगा, तो वो महाराष्ट्र के अंदर बेस होगा। मतलब अभी स्टार्टिंग जो है वो महाराष्ट्र में की गई है, आंध्र प्रदेश को भी इसमें बाद में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट 3 प्रोजेक्ट एरियाज ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन्स के चूज किए गए हैं। नीति आयोग जो है वो इस पार्टनरशिप को कोऑर्डिनेट करेगी। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च किया है, ठीक है, एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कि कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो वो कर रहा है नीति आयोग। यहीं पे यूपीएससी आपको ट्रिक करेगा और आपका पेपर जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली पार्टनरशिप किसके अंदर किया करेगा, नीति आयोग, गवर्नमेंट के अंदर और मल्टीपल मिनिस्ट्रीज जो होंगी उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन सेटअप किया जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो पार्टनरशिप में महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो मतलब कि हो ही गया वहाँ पे शुरू, उसी के साथ जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है उसके साथ भी एक पार्टनरशिप में एंटर होगा न्यू इनिशिएटिव्स के लिए। तो ये वाले दोनों सेक्टर्स भी याद रखने हैं। अगर आपके सामने खाली महाराष्ट्र है ऑप्शन में तो महाराष्ट्र करेंगे, अगर महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश दोनों है तो दोनों को आप टिक करेंगे कि पार्टनरशिप में किसके साथ हो रहा है। तो इनिशियल एफर्ट्स जो नेशनल लेवल पे किए जाएंगे वो 2 एमर्जिंग टेक्नोलॉजिकल एरियाज के अंदर किए जाएंगे, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड सेकेंड इज ब्लॉक चेन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। बस आपको टेक्नोलॉजी के नाम याद रखने हैं, ठीक है। इसके साथ जो एक प्रीलिम्स का फैक्ट आपको वो याद रखना है कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट मतलब हाईएस्ट मोबाइल डाटा कंजप्शन की कंट्री बन चुका है, और ये ही जो एक ऐसी कंट्री है जो कि लोएस्ट प्राइस पे जो है वो डाटा प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों आपके प्रीलिम्स के पॉइंट्स हो गए साइंस एंड टेक्स से लेके भी, तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल इंडिया को। डिजिटल इंडिया में इसके अंदर नहीं डिस्कस करूंगी क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम में मैंने स्पेसिफिकली डिजिटल इंडिया को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ ये स्लाइड इसलिए डाली है ताकि आपको पता चल सके कि डिजिटल इंडिया को आपको इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। इसको स्टार्ट करने से पहले जल्दी से थम्स अप कर दीजिए वीडियो को, लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सब्सक्राइबर्स बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके लिए सोर्सेज ला सके और आपके पास सारी नोटिफिकेशंस आ सके। तो अटल इनोवेशन मिशन जो है वो फ्लैगशिप स्कीम है। फर्स्ट पॉइंट आपका प्रीलिम्स का कि किस टाइप की स्कीम
स्कीम है, अम्ब्रेला स्कीम है या फ्लैगशिप स्कीम है? तो फ्लैगशिप स्कीम है। किसके थ्रू सेटअप किया गया है ये इनिशिएटिव? नीति आयोग का 2018 का जो प्री था सिविल सर्विसेज का, उसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अटल इनोवेशन मिशन किसके थ्रू शुरू किया गया है। वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस भी दे रखा था, आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर भी दे रखा था, नीति आयोग भी था। तो 2017 में अपना ईपीएफओ का पेपर हुआ था, अब 2021 में होने वाला, 2018 के प्री में ही ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। और अभी ये न्यूज़ के अंदर भी है, क्योंकि अटल इनोवेशन मिशन जो है वो आपका इंडस्ट्रीज में बहुत पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि स्टार्टअप से रिलेटेड है। स्टार्टअप से रिलेटेड क्वेश्चन किस में आया था? 2017 में आया था। तो 2018 के प्री में भी आ गया, इंपॉर्टेंट भी है, स्टार्टअप से रिलेटेड है, तो देयर इज चांसेस कि ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो अटल इनोवेशन मिशन जो है वो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप और जो इनोवेशन का एक कल्चर है कंट्री के अंदर, उसको प्रमोट करता है। ये आपको याद रखना है, तो इस वजह से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये अभी न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि यहाँ पे एक और, जैसे कि जो ये है ना अटल इनोवेशन मिशन, इसके अंदर बहुत सारे सब मिशंस को शुरू किया जाता है। तो यहाँ पे एक और शुरू किया गया था जिसको AIM आई क्रेस्ट का नाम दिया गया था। ये जो आई क्रेस्ट है इसकी क्या है? AIM तो वही हो गया अटल इनोवेशन मिशन, आई क्रेस्ट क्या है? दैट इज इंक्यूबेटर कैपेबिलिटीज एनहांसमेंट प्रोग्राम फॉर अ रोबस्ट इकोसिस्टम। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, इसका जो मेन एम है वो ये है कि हाईली परफॉर्मिंग स्टार्टअप्स को क्रिएट करना, इसका एम है। स्टार्टअप से रिलेटेड है तो ईपीएफओ से इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक ग्रोथ सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा एम्स के अंदर, जो भी इंक्यूबेटर्स होंगे उनके थ्रू, किसको? स्टार्टअप को। अब बात आती है कि इंक्यूबेटर क्या होता है। देखिए बिजनेस इंक्यूबेटर्स जो होते हैं वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं, ताकि जो एंटरप्रेन्योर्स है वो अपने बिजनेस को क्या कर सके? डेवलप कर सके अपनी इनिशियल स्टेज में। ये जो बिजनेस इंक्यूबेटर्स होते हैं, ऐसे ही कोई नहीं है कि मैं जाके सपोर्ट करने लग जाऊं। ये इंक्यूबेशंस जो होता है वो उन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू किया जाता है जिनका बिजनेस और टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। तो ये वाला पॉइंट भी आप याद रखेंगे। उसी के साथ मैंने बताया ना कि ये जो अटल इनोवेशन मिशन है इसके अंदर मेजर इनिशिएटिव्स अलग अलग लिए गए हैं, उनको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इनमें से कोई भी इनिशिएटिव आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं अटल टिंकरिंग लैब्स के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो बच्चे होते हैं वो ह्यूमैनिटीज़ की तरफ, कॉमर्स की तरफ जाते हैं, बट हमें क्या चाहिए कि साइंस ओरिएंटेड स्टूडेंट्स चाहिए। तो यहाँ पे जो बेसिकली प्रॉब्लम आती है कि बच्चे अपना माइंडसेट नहीं क्रिएट कर पाते, उनके बीच में एक हवा बना दिया जाता है कि साइंस तो बहुत टफ है, जबकि ऐसा नहीं होता है, साइंस बहुत ईजी है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाते हैं इस तरीके के, तो माइंडसेट को सॉल्व करना बच्चों के स्कूल्स के अंदर जाके अटल टिंकरिंग लैब्स वहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। फिर आता है अटल इंक्यूबेशन सेंटर। वही चीज़ हो गई कि वर्ल्ड क्लास स्टार्टअप्स को बनाने के लिए जो है इसको अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स को बनाया गया है। फिर अटल न्यू इंडिया चैलेंज आता है। इसमें जो है जो भी प्रोडक्ट है उसके अंदर इनोवेशन लाके डिफरेंट सेक्टर्स की नीड्स को देखते हुए, मिनिस्ट्रीज की नीड को देखते हुए, उनसे अलाइन करते हुए किसी प्रोडक्ट को बनाना अटल न्यू इंडिया चैलेंज के अंदर आ जाता है। फिर आता है मेंटर इंडिया कैंपेन। तो यहाँ पे बेसिकली जितना भी कोलैबोरेशन होता है पब्लिक सेक्टर का, कॉर्पोरेट्स का, इंस्टीट्यूशंस का, जितनी भी इस मिशन के अंदर इनिशिएटिव है उनको सपोर्ट करने के लिए उनका एक मेंटर नेटवर्क बनाया जाता है, उनका कोलैबोरेशन किया जाता है इस कैंपेन के अंदर। नेक्स्ट आता है अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर। तो यहाँ पे बेसिकली जो कम्युनिटी सेंट्रिक इनोवेशंस है उनको किया जाता है। मतलब बेसिकली क्या चीज़ है कि एक तो आपका हो गया टायर 1 सिटी, एक टायर 2, एक टायर 3। इसमें क्या हो गए, बेसिकली थोड़े पिछड़े हुए एरियाज हो गए। तो खाली हमें इस सेक्टर की डेवलपमेंट नहीं करनी है, इस एरिया की नहीं करनी है, इनकी भी करनी है। तो यहाँ पे कौन सी पार्ट आएगी, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर आएगा कि ये जो रिजर्व और अनरिजर्व एरियाज है उनकी भी जाके डेवलपमेंट करनी है। नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे है अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल इंटरप्राइज। अराइज की जो फुल फॉर्म है वो आपको अच्छे से रटनी है, आपसे पेपर में पहले पूछी जा चुकी है। आई थिंक सिविल सर्विसेज के ही किसी पेपर में या फिर यूपीएससी के अंडर थी, पर थी ये पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, मेरे को एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है। तो अराइज जो है वो अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल इंटरप्राइज, इसकी डेफिनेशन हो गई। और यहाँ पे क्या है, एमएसएमई की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर इनोवेशन और रिसर्च को स्टिमुलेट करने के लिए अराइज को बनाया गया है। यहाँ पे जो है ये चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई उसको यहाँ पे समराइज कर दिया गया है। तो वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।